हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे हमारे एनुअली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रही। तो प्यार से वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। जितने सक्षम हैं साथी, अगर आप सक्षम योजना का नया आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपने रेगुलर से 12वीं ग्रेजुएशन और पीजीटी कर रखी है, तो इसके लिए क्या कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है, ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगार सक्षम या साथियों को इस अपडेट के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो प्यार साथियों, चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले तो प्यार साथियों, कैंडिडेट अगर आप सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, हरियाणा का निवासी होना जरूरी है कैंडिडेट। जी हाँ, जो भी बेरोजगार युवा है बेरोजगार होना चाहिए, हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है HREX.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका पंजीकरण होना चाहिए, तभी आप सक्षम योजना का जो फार्म है भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो 2 स्टेप में आपने ये सक्षम योजना का फार्म भरना पड़ता है। ठीक दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट हरियाणा पर पंजीकरण करवाने के बाद है, फिर इसके बाद सक्षम योजना का फार्म आपने भरना होगा। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है पात्र। जी हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजीटी डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय या पटियाला और यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया है। अगर ये जो बात है, कैंडिडेट की जो उम्र है 21 से 35 साल के बीच होनी जरूरी है। जी हाँ, 21 से 35 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, अगर आप तभी आप सक्षम योजना का जो फार्म है भर पाएंगे। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ लेनी चाहिए आपने, छोटा कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक दोस्तों, बिल्कुल बेरोजगार होना चाहिए। ठीक दोस्तों, नियमित आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई, इसमें साफ साफ बताया है। अगली जो बात है 6ठे नंबर पर है, आवेदक की स्नातकोत्तर स्नातक डिग्री पत्राचार से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, पत्राचार से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो। जी हाँ, और 8वां पॉइंट है, जो आवेदक किसी भी तरह के रोजगार जैसे सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी प्रकार की प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी है उसमें आपने शामिल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों इसके बाद जो 9 नंबर पे, जो आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। जी हाँ, 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना का जो फार्म है भर पाएंगे। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो आप सक्षम योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद 10वां पॉइंट है, जो 6,000 रुपये प्रति मास की दर से मानदेय सौंपे गए कार्यों को 100 घंटे की एवज में देय होगा। जी हाँ, 6,000 रुपये आपको, अगर आप सक्षम योजना का, अगर आपके पास काम का मैसेज आ जाता है तो आपको हर महीने में 100 घंटे काम करना होगा। 100 घंटे काम करने के बाद ही आपको 6,000 रुपये जो है मानदेय दिया जाता है सक्षम योजना के तहत। अगली बात है, जो 11वां पॉइंट है, मानदेय अधिकतम सीमा 3 वर्ष, यानी मानदेय आपको 36 महीने 3 साल के लिए आपको मानदेय दिया जाएगा। अगर आपके पास काम का मैसेज आता रहता है तो 3 साल के लिए आपको जो है काम दिया जाएगा। इसके बाद जो 35 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक देय होगा। 3 वर्ष की अवधि मानद कार्य प्रदान करने की तिथि से प्रारंभ होगी और 35 वर्ष की आयु का निर्धारण स्टिक 35 वर्ष पूरे होने की तिथि के आधार पर होगा। अगली बात जो बताई उन्होंने, पंजीकरण केवल डिजिटल मोड में हार्टन द्वारा बनाए गए पोर्टल है इस पर होगा। जी हाँ, तो दोस्तों इस पोर्टल पर आपका जो सक्षम योजना का जो फार्म भरा जाएगा, अन्य किसी माध्यम से आपका जो सक्षम योजना का जो फार्म आप नहीं भर सकते। स्वयं सत्यापित घोषणा, तो इसमें बताया है गया है कि आवेदक के घर में एक चालू शौचालय है। यदि प्रार्थी के घर में चालू शौचालय नहीं है तो वह पंजीकरण के 2 महीने के अंदर अपने घर के अंदर चालू शौचालय बनाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आवेदक के परिवार का बिजली विभाग या कंपनी की तरफ से कोई लंबित बकाया देय नहीं है। बिजली विभाग या कंपनी के डिफॉल्टर नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई लंबित बकाया है तो वह मानदेय बेरोजगारी भत्ता में से अदा करेगा, इसमें साफ साफ बताया है। अगला जो तीसरा पॉइंट है इसमें बताया है, आवेदक का परिवार किसी भी सरकारी बैंक या डिफॉल्टर नहीं है। यदि वह इसका डिफॉल्टर है तो मानदेय बेरोजगारी भत्ते में से अदा करेगा। और चौथा पॉइंट है, परिवार के किसी सदस्य या द्वारा सार्वजनिक पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और 5वां पॉइंट है, आवेदक परिवार शहरी स्थानीय निकाय के किराए का डिफॉल्टर नहीं है। यदि वह मानदेय बेरोजगारी भत्ते से ही इसे अदा करेगा।
और लास्ट में जो बताया है, उन पात्र स्नातक स्नातकोत्तर आवेदकों को जिन्हें नामित विभाग मानद कार्य देने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें 1503 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता इस शर्त पर दिया जाएगा कि वह किसी भी जब भी विभाग द्वारा उसका नाम मनोनीत किया जाएगा, वह सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने जाएगा। आवेदक द्वारा 200 से ज़्यादा कौशल प्रशिक्षण विकल्पों में से कम 10 विकल्प पंजीकरण के समय ऑनलाइन पोर्टल पर देना होगा। इसमें साफ साफ बताया है। अगली जो बात है, यदि लाभार्थी निश्चित कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पहली बार विफल रहता है तो उसका भत्ता निलंबित कर दिया जाएगा। और इसमें यदि वह इस प्रकार के दूसरे कौशल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता या लेती तो योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया है। तो प्यारे साथियों, सक्षम योजना से जुड़ी ये जो पात्रता शर्तें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर आप सक्षम योजना का नया आवेदन करना चाहते हैं तो ये जरूरी बातें आपने फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।